बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 सेट थ्योरी के साथ। और आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, फैक्टोरियल को देखेंगे। इसके अलावा परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। तो ये वाला काम मैं आपको करवाता हूँ और ये वाला काम आप लोग हमारे लिए कीजिए। अब क्या हो गया, मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमें कहता है कि अगर कोई ऑपरेशन है जिसको हम n1 वेज में परफॉर्म कर सकते हैं। इसको समझने के लिए ऐसा देखें, कोई एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके अंदर दाखिल होने के लिए हमारे पास कोई 4 गेट्स हैं लेट्स से, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 गेट्स हैं इंटर होने के लिए, तो इसको मैं कह रहा हूँ n1। तो हम कह रहे हैं फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन n1 वेज, का मतलब है कि दाखिल होने के लिए हमारे पास जो रास्ते हैं n1 रास्ते यानी कि 4 रास्ते हैं। और एग्ज़िट लेट्स से हमारे पास सेकंड रास्ता जो है वो उसको हम कह रहे हैं n2 वेज। इससे मुराद क्या है, लेट्स से हमारे पास एग्ज़िट के लिए 3 रास्ते हैं, यानी कि हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में तो इंटर तो 4 रास्तों से हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़िट ले सकते हैं हम किसी भी n2 वेज से, दैट इज़ इस केस के अंदर 3 हैं जो। और अगर एक और ऑपरेशन है वो इसको मैं कह रहा हूँ थर्ड ऑपरेशन, और उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं n3 वेज के अंदर। लेट्स से आपको अपनी गाड़ी तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं, तो इसको मैं कह रहा हूँ n3। तो n3 हमारे पास कितना है जी, 2 है। इसी तरह ही अगर ये सिलसिला आगे तक चलाते जाए, हम कहाँ तक चलाते जाएँ, अप टू kth ऑपरेशन। तो कोई kth ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास n के वेज होंगे। तो वो कितने होंगे, लेट्स से वो है हमारे पास 1 2 अप टू हम के वेज है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई कंसिडर कर लेता हूँ 3 या 4 कंसिडर कर लेता हूँ, n के मेरे पास 4 है। तो हमें क्या करना होगा कि हमारे पास ऑल पॉसिबल जो वेज बनेंगे वो कितने बनेंगे, यानी कि हम एक शख्स जो है वो एक रास्ते से दाखिल होता है, यहाँ से लेट से दाखिल होता है, ठीक है, यहाँ से एग्ज़िट लेता है और यहाँ से गाड़ी के पास पहुँचता है, और इस तमाम मामलात को तय करते हुए कुछ इस बात को फॉलो करता है। लेकिन कोई और बंदा जो है, लेट्स से मैं उसके लिए कोई और कलर ले लेता हूँ, वो हमारे पास यहाँ से दाखिल होता है, इसी गेट से दाखिल होता है, लेकिन एग्ज़िट वो इस गेट से लेता है, फिर यहाँ से होता हुआ वो कहीं और चला जाता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कम्प्लीटली अगर हम ये बताना चाहें कि ऑल पॉसिबल वेज कितने बनेंगे, कि तमाम के तमाम जो है वो डिफरेंट अप्रोच उनकी हो, डिफरेंट रास्ते यूज़ करके निकल रहे हों। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमने क्या करना है, n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 मल्टीप्लाइड बाई n3 n4 अप टू n के जितने भी रास्ते होंगे उनको सिंपल मल्टीप्लाई करा दें, n3 n4 अप टू n के तक हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आंसर होगा कि हम ऑल पॉसिबल वेज कितने इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी लेते हैं, लेकिन हम फार्मूलाज को देख लेते हैं। हमने अगर के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, हमने के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो इसके ऑल पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं, हमारे पास n1 n2 n3 अप टू n के हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास ऑल पॉसिबल वेज बन जाएंगे। मज़ीद क्लैरिटी देते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। देखें, हमारे पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और उसके अंदर दाखिल होने के लिए रास्ते जो है हमारे पास वो कितने हैं जी, 5 रास्ते हैं, और एग्जिट्स हैं 6। तो ये हमारे पास जो पहला ऑपरेशन है इसको मैं कह रहा हूँ n1 और दूसरे ऑपरेशन को मैं कह रहा हूँ n2, यानी कि इंटर होने वाला को मैंने फर्स्ट ऑपरेशन कहा और एग्जिट होने वाले को मैंने सेकंड ऑपरेशन कहा। तो चूँकि ये फर्स्ट ऑपरेशन है तो n1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और n1 कितने हैं हमारे पास 5, और ये सेकंड ऑपरेशन जो एग्जिट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम n2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कितने एग्जिट्स हैं, हमारे पास 6 एग्जिट्स हैं। तो आप ये देखना चाहते हैं कि कोई बंदा जब दाखिल हो रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर में तो उसके पास 5 रास्ते से 1 2 3 4 और 5 रास्ते थे, और निकलने के लिए उसके पास 1 2 3 4 5 और 6 रास्ते थे। तो ऑल पॉसिबल वेज क्या क्या हो सकते हैं, कोई बंदा यहाँ से दाखिल हो और यहाँ से एग्जिट ले ले, यहाँ से दाखिल हो यहाँ से एग्जिट ले ले, यहाँ से दाखिल हो यहाँ से एग्जिट ले ले। तो पहली इस गेट से दाखिल होकर निकलने के लिए उसके पास कितने रास्ते हैं, 6 रास्ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से जाएं, इससे दाखिल हो के पास इस जगह से दाखिल हो, फिर यहाँ से दाखिल हो के यहाँ से निकल जाए, यहाँ से दाखिल हो के यहाँ से निकल जाए, यहाँ पर उसके पास फिर 6 रास्ते हैं, ये ऐड हो जाएंगे, प्लस इसके लिए भी 6 ऐड हो जाएंगे, प्लस इसके लिए भी 6 ऐड हो जाएंगे, प्लस इसके लिए भी 6 ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 6 कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया हुआ है। तो हमारे पास 5 टाइम्स 6 का मतलब क्या है,
ही हैज़ 30 ऑल पॉसिबल वेज। तो इसको हम इतनी बड़े तरद्दुद करने की बजाय सिंपली हम 5 और 6 को यहाँ से 5 और 6 को मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर ले सकते हैं। ऑल पॉसिबल वेज क्या बनेंगे हमारे पास, n1 मल्टीप्लाइड बाई n2, जो कि वैल्यूज़ रिप्लेस करने पर हमारे पास आंसर दे देगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 30। ठीक हो गया जी। मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल क्या है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास कोई एक नंबर है, वो ले लेता हूँ मैं 5, और फैक्टोरियल के लिए जो मैं अलामत रिप्रेजेंट करूँगा, एक लाइन डाल के नीचे छोटा सा हम डॉट डालते हैं, ये हमारे पास किस चीज़ की नोटेशन है, 5 फैक्टोरियल को। ऐसे कैसे पढ़ेंगे इसको, 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 5 है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करा दें इससे एक कम के साथ, और फिर एक और इसके साथ कम करते जाएं और मल्टीप्लाई कराते जाएं। 5, 4, 3, 2 और 1, हमने कहाँ पर आके रुकना है, 1 पे आके रुकना है। ये जो आंसर बन जाएगा इसका प्रोडक्ट का, दैट विल बी 5 फैक्टोरियल। इसी तरह अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल है तो क्या होगा जी, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और आंसर बना दें। इसी तरह 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर बना लें। 2 का फैक्टोरियल किसके बराबर है, 2 इंटू 1। 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर है, ये तो सिर्फ 1 ही रहेगा। इसी तरह 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, और आपने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है। हमारे पास इसका प्रूफ जो है 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, बियॉन्ड आवर स्कोप, हमारे स्कोप में नहीं है, तो हम इसको प्रूफ को करके आपका टाइम ज़ाया नहीं करते। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर हमारे पास 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह 5 का फैक्टोरियल 5 से ऑनवर्ड्स नीचे चले, 5 से कम किया, इससे एक और कम किया, एक और कम किया, एक और कम किया, ताकि हम कहाँ पर जाकर रुक रहे हैं, हम 1 पे जाकर रुक रहे हैं। अगर हमारे पास लेट्स से हम ये जो नंबर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एक जो पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर लें, n यूज़ कर लें, और n रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर को। तो n का फैक्टोरियल किसके बराबर होना चाहिए, पहले तो n एज इट इज़ आ जाना चाहिए, जैसे ये 5 आया, 5 से एक कम किया था, तो ये नहीं कि हमने n में से भी एक कम कर देना है। फिर हमने क्या किया था, 5 में से 2 कम कर दिए थे, तो हमने n में से भी 2 कम कर देने हैं। फिर हमने क्या किया था, 5 में से 3 कम कर दिए थे, तो हमने क्या करना है, n में से भी 3 कम कर देने, और ये सिलसिला हम कहाँ तक चलाएंगे, ताकि 3, 2 और 1 तक जा पहुँचे। तो यही हमारे पास, ये जो हमारे पास डेफिनेशन आई है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। तो इसको फॉर्मली भी देख लेते हैं हमारे पास, व्हाट इज फैक्टोरियल। इफ n इज अ पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो z प्लस कर दें, या नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम 0 फैक्टोरियल भी यूज़ कर रहे हैं। तो इफ n इज पॉजिटिव होल नंबर, देन प्रोडक्ट ऑफ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 to 1, हमारे पास ये जो है, ये जो सीरीज़ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये बराबर है n फैक्टोरियल के। एक और चीज़ भी मद्देनजर रखें, लेट्स से मेरे पास लिखा हुआ है 6 का फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूँगा, 6 में से एक कम किया 5, 5 में से एक कम किया 4, 4 में से एक और कम 3 इंटू 2 इंटू 1, हम चलाएंगे। लेकिन अगर हमारी कन्वीनियंस इस चीज़ में हो कि मेरे पास 6 फैक्टोरियल है, तो मैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, मैं यहाँ पर 5 से आगे 4, 3, 2, 1 जिस तरह ऊपर गया हूँ वहाँ पर नहीं जाना चाहता और 5 पर रुक जाना चाहता हूँ, तो मैं ये यहाँ पर एक फैक्टोरियल लगा के इसको बता देना होगा कि मैं 5 का फैक्टोरियल बाद में खोल लूँगा, या मैं इसको खोलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मज़ीद, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं खोलना इसको। ठीक हो गया, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, और इसकी वजह क्या है, ये आगे जाके जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर आपको कन्वीनियंस इसकी नज़र आएगी। ठीक हो गया, हमारे पास सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं n फैक्टोरियल को, n फैक्टोरियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं, n फैक्टोरियल। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट नोट हम दोबारा से बता दें कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और इसका प्रूफ जो है बियॉन्ड अवर स्कोप, सो हम इसको नहीं कर रहे फ़िलहाल, किसी और वीडियो के अंदर हम इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। परमुटेशंस क्या हैं, इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशंस क्या हैं, इनको पैरेलल में देख लेते हैं ताकि हमें इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन ड्रॉ करना भी आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं परमुटेशन क्या। परमुटेशन बेसिकली होते हैं हमारे पास अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास लेट्स से कुछ अरेंजमेंट्स हैं, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, लेट्स से हमारे पास एक है A है, B है, C है, D है, नंबर हों या ऑब्जेक्ट्स हों, ये हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 4 जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से, n इज इक्वल टू 4, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 4 है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। अब मैं चाहता हूं कि 2-2 करके इनमें से बारी बारी उठाऊं,
तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कहलाएगी, जो दो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ दैट इज आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सिलेक्शन को। तो मैं दो दो करके उठाऊँ तो मैं इसको ए और बी भी उठा सकता हूँ, मैं ए और सी भी उठा सकता हूँ, मैं ए और डी भी उठा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं बी को उठा लूँ पहले और मैं ए को उठा लूँ बाद में, तो ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर गौर कर लें कि ए और बी हमारे पास, ये जो ए और बी हमने उठाया है या बी और ए उठाया है, तो क्या ये दोनों सेम मीनिंग तो नहीं रखते? अगर इन दोनों की मीनिंग सेम हुए तो ये रिपीटिशन कहलाएगी, और अगर ये मीनिंग सेम नहीं है तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो इस केस में अगर हम देखते हैं परमुटेशंस क्या होती है, परमुटेशंस ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। इन अ डेफिनेट ऑर्डर का मतलब है ए और बी और ए जिनका ऑर्डर आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये परमुटेशंस के लिए मैटर करते हैं। जब ये परमुटेशंस के लिए मैटर कर रहे हैं तो इसका मतलब है ए और बी और ए हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर यही चीज़ अगर हम कम्बिनेशन में देखें तो कम्बिनेशन क्या है, बेसिकली ये भी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन यहाँ पर जो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है या सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर्स है, रिगार्डलेस या विदाउट रिगार्डेड टू देयर ऑर्डर या रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर कह लें आप। तो अगर यही ऑब्जेक्ट्स मेरे पास ए बी सी और डी हैं तो यहाँ पर ए बी सिलेक्ट हो सकता है, इस तरह ए सी भी सिलेक्ट हो सकता है और ए डी भी सिलेक्ट हो सकता है। अगर मैं बी ए की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर कह रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर, यानी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, यानी कि ऑर्डर मैटर करने ना करने का मतलब क्या है, ए बी और बी ए दोनों सेम थिंग्स हैं। यहाँ पर ए बी ए आपस में सेम थिंग्स नहीं है, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, जिसका मतलब है यहाँ पर तो ये रिपीटिशन मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये रिपीटिशन नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर आपके पास जो परमुटेशंस बनेंगी वो ज़्यादा बनेंगी और कॉम्बिनेशन बनेंगे कम। इसको ज़रा नीट तरीके से काम करते हैं जी। देखिए हमारे पास परमुटेशंस क्या है, परमुटेशंस हैं हमारे पास अरेंजमेंट या सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वो होनी चाहिए डेफिनेट ऑर्डर में। कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन भी हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं या सिलेक्शन है, लेकिन वो कैसी है, रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर, यानी कि उनमें ऑर्डर की परवाह नहीं की जाती। यानी कि ए बी और बी ए अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम ए को पहले सिलेक्ट करें, बी को बाद में, और बी को पहले और ए को बाद में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन अटैच है, यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है। तो ज़रा देखें हमारे पास चार ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी और डी, और हमने ड्रा करने हैं दो दो करके, दो हमने आइटम सेलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास ऑल पॉसिबल परमुटेशंस क्या बननी चाहिए, ए बी सी और डी है, तो हमारे पास ऑल पॉसिबल परमुटेशंस बनेंगी ए बी के बाद ए सी और ए डी, ए सी और ए डी। अब बी की बारी आएगी तो मैं बी ए को कंसिडर करूँगा। बी ए को कंसिडर क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पर ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर बी ए के बाद बी सी और बी डी। इसी तरह हम अगर बात करें बी की बारी मुकम्मल करने के बाद सी पे आए तो सी ए सी बी और सी डी, सी ए। अब सी ए और ए सी आपस में मुख्तलिफ है, इसलिए इसको लिखना ज़रूरी है, सी ए सी बी और सी डी। इसी तरह डी ए, यहाँ से इसकी बारी ले रहा हूँ मैं, डी ए डी बी और डी सी। हमारे पास ऑल पॉसिबल परमुटेशंस ये चेक करें कितनी बनती हैं। ये हमारे पास बनेगी 3 और यहाँ से 4, ये हमारे पास आ गई 12। जबकि यहाँ पर देखिए हमारे पास वही ऑब्जेक्ट्स 4 हमने लिए ए बी सी डी और दो ही को एट द सेम टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी पहली बनेगी ए बी, या ये सिलेक्ट हो जाएगा या ए और सी सिलेक्ट हो जाएगा या ए और डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब बी की बारी आएगी तो बी ए हम नहीं मानेंगे, बी ए लिखेंगे तो यहाँ पर रिपीटिशन है, तो बी से आगे ही जाना होगा हमारे पास बी सी और बी डी। और हमारी बारी आई सी की, तो सी से पीछे जाऊँगा, सी ए सी पहले से मौजूद है तो दोबारा रिपीटिशन है, रिपीटिशन नहीं करते। सी बी भी हमारे पास पहले से मौजूद है, सी बी या बी सी ए की चीज़ हुई ना, रिपीटिशन हो गई, तो हम से आगे ही जाएंगे तो ये आ जाएगा सी डी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बने, दैट आर 6। देख ले परमुटेशंस ज़्यादा बनती हैं और कॉम्बिनेशंस कम बनते हैं तादाद में। ठीक हो गया, इसी को ज़रा मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ़ सिलेक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी
यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन अटैच थी परमुटेशन में कि यहाँ पर ऑर्डर जो है ना वो मैटर कर रहा था। तो हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स या ऑल पॉसिबल परमुटेशन जो बनेंगी वो क्या होंगी, यहाँ पर बनेगी A, B, A, C, और ये वही चीज़ें जो हमने अभी भी डिस्कस की। इसी तरह ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, हमारे पास A, B, A, C, A, D, B, C, B, D और D, E। कितने कितने बने, यहाँ पर हमारे पास 12 और यहाँ पर हमारे पास 6। अगर हम इन परमुटेशंस के अंदर और इन कॉम्बिनेशंस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड है कि हमें ये तादाद पता चल जाए कि ऑल पॉसिबल परमुटेशंस बनेंगी कितनी या ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे कितने, तो हमें पूरी इस एक्सरसाइज के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा लेबोरियस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सीधा डायरेक्टली एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो फार्मूला है हमारे पास, दैट इज़ NPR = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। बिल्कुल इसी तरह का फार्मूला हमारे पास कॉम्बिनेशन का भी है, NCR = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r का फैक्टोरियल। यहाँ पर तो फार्मूला सेम हुआ, एक और चीज़ यहाँ पर डिनोमिनेटर में और डाल देते हैं, दैट इज़ r फैक्टोरियल। तो अब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला बन गया। एक और चीज़ को दिमाग में रख लें कि ये जो हमारे पास NCR है, ये n का कॉम्बिनेशन r के साथ और ये NPR n का परमुटेशन r के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। NCR को हम n और r और इस तरह की ब्रैकेट में भी अगर हम इनक्लोज कर दें तो ये दोनों सेम चीज़ें, इस तरह की प्रेजेंटेशन हमें अक्सर देखने में मिलती है। कभी हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्लाइड आ गई, आप इसको चेक कर लें। हमने यहाँ पर एक नोट दे दिया आपके लिए कि NCR जो होता है वो इस अंदाज में भी लिखा जा सकता है। ओके जी, एक और हम परमुटेशन का एक और भी एक प्रॉब्लम है कि समटाइम्स हम जब परमुटेशंस बना रहे होते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर रिपीटेशन आ रही होती है। जैसे आप एक लफ्ज़ देखें, स्टैटिस्टिक्स को देख लें, STATISTICS। स्टैटिस्टिक्स में S रिपीट हो रहा है, T रिपीट हो रहा है, A रिपीट हो रहा है, दोबारा T तो हमने लिख लिया, फिर S भी हमने लिख लिया, T भी लिख लिया, I आ रहा है हमारे पास और C आ रहा है और S आ रहा है। इसमें रिपीटेशंस है बहुत सारे एलिमेंट्स की। तो रिपीटेशन को हम अगर S और S, इसमें हमें क्या पता चलेगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर कर लिया जाए तो फ़र्क तो पड़ना नहीं है, इसमें नज़र नहीं आना। तो परमुटेशन में तो ऑर्डर मैटर कर रहा होता है ना, तो यहाँ पर तो मैटर नहीं करेगा, इस केस में तो मैटर नहीं करेगा। तो परमुटेशन जब अगर हम पुराने फार्मूले से निकालेंगे तो यहाँ पर फिर ख़राबी आ जाएगी। तो हमें करना क्या होगा, हम इसका नाम ले देते हैं N1, इसका नाम दे देते हैं N2, इसका नाम N3, इसका नाम N4, इसका नाम N5 और इसका नाम हम N6 दे देते हैं। तो इनको काउंट करके लिख लें कि हमारे पास N1 कितनी मरतबा है, यानी कि S कितनी मरतबा है, 1, 2 और 3 मरतबा है, तो ये N1 3 आ गया। T कितनी मरतबा है, 3 मरतबा है। A कितनी मरतबा है, एक ही मरतबा है। इस तरह I भी एक ही मरतबा है। C हमारे पास एक मरतबा है। S हमारे पास 3 मरतबा है। वट ये जो चीज़ें हैं आप इनको काउंट कर लें, ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं हम फार्मली डेफिनेशन की तरफ। तो कहता है कि व्हेन नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स कैसी हो, n थिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप्स, यानी कि वहाँ पर लफ्ज़ जो है ना ग्रुप्स की फॉर्म में आ रहे हो या ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास ग्रुप्स की फॉर्म में आ रहे हो, एक से ज़्यादा मरतबा बीच वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट हो रहे हो या नंबर्स जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहे हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम N1, N2, N3 अप टू N के नाम दे देंगे उनको कि N1 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, N2 कितनी मरतबा, N3 एंड सो फोर्थ, हम K तक चलेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा उस सूरत में वो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल। अब n से मुराद क्या है, ये एक चीज़ ध्यान में रख लें कि N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू हम अगर करें Nk, तो दिस कैन बी रिटन एज समेशन Ni, और i हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर k तक जा रहा है, और यही हमारे पास छोटे सब ग्रुप्स N1, N2, N3 हैं। इनको कोलेक्टिवली अगर हम बात करेंगे तो ये हम समेशन n या फिर हम सिंपली n के साथ उसको डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ n से क्या मुराद है, लफ्ज़ जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स लिखा था, देख लें STATISTICS। तो स्टैटिस्टिक्स में कितने लफ्ज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर n से मुराद होगा 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 से क्या मुराद होगा, S कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, 1, 2 और 3, तो ये हमारे पास होगा 3 का फैक्टोरियल। फिर हमारे पास T कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, 3 मरतबा रिपीट हुआ है, तो N2 से मुराद होगा 3 का फैक्टोरियल एंड सो फोर्थ, हम मूव करेंगे आगे।
तो हम इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस का, ऐसी कंडीशन में जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं एक ही ग्रुप के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं जी हमारे पास, इन हाउ मैनी वेज कैन द वर्ड SAMASATA बी अरेंज्ड। तो देख लेते हैं हमारे पास, हमने S किसको रिप्रेजेंट करवाया, N1 को 2 मरतबा रिपीट हुआ था, एक ये आ गया हमारे पास और एक ये आ गया। इसी तरह A है हमारे पास, A हमारे पास 4 मरतबा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 और 4 मरतबा रिपीट हो रहा है। इसी तरह हमारे पास M है, 1 टाइम्स है ओनली। और फिर हमारे पास A डिस्कस हो चुका है, S भी डिस्कस हो चुका है, A भी हो चुका है, T रह गया। तो T को हम देख लेते हैं, T जो है हमारे पास N4 से रिप्रेजेंट किया और 2 मरतबा रिपीट हो रहा है। इस फार्मूले की हमारे पास अब फॉर्म क्या बनेगी, सबसे पहले तो इसको हम लेंगे समेशन NI जो कि हमारे पास N को रिप्रेजेंट करेगी, 4 और 2 6 7 और 8 क्या है हमारे पास, 8 है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सॉरी 6 7 8 और 9, यस यहाँ पर 9 आता है। ओके, तो यहाँ पर 9 जो है ना N इज इक्वल टू 9 है। अलबत्ता ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है और ये N4 है। फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 का फैक्टोरियल, N2 का फैक्टोरियल, N3 का फैक्टोरियल और N4 का फैक्टोरियल। हमारे पास टोटल ग्रुप्स जो बने हैं वो 4 ही बने हैं, तो हम 4 पे रुक जाएंगे। अगर आगे और भी होते तो N5 N6 N7 एंड सो फोर्थ मूव करते जाते। तो सिंपली अभी हम इन्हीं को रिप्लेस कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, समीशन हमारे पास NI जो कि N है दैट इज़ 9। फार्मूला हमने क्या लिखा, यही फार्मूला हमने नीचे कॉपी किया है, बस हमने 4 पे रोका है इसको क्योंकि हमारे पास टोटल कैटेगरी ही 4 है। वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, कैलकुलेटर में डाला और आंसर बना लिया। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आप लोगों ने उम्मीद है कि ये वाला काम कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।